हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम क्लास 9th की फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने उसमें वेट एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। उसके न्यूमेरिकल्स, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून, ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। नाउ आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है आपका प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, आगे देख लेते हैं इस टॉपिक में और आगे है क्या क्या। फर्स्ट इज प्रेशर, आपको प्रेशर के बारे में पढ़ना है। फिर आपको एक नया टर्म मिलेगा, एक छोटा सा काफी सिंपल सा टर्म है, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। उस थ्रस्ट के बारे में पढ़ना है, थ्रस्ट क्या होता है। फिर इन्हीं टॉपिक्स में ही आगे आप जब बढ़ेंगे तो एक और टॉपिक मिलेगी जिसे आप बोलते हैं अप थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। और एक आता है आपका बेयंसी और बेयंट फोर्स। बहुत लोग इसको बोयंसी और बोयंट फोर्स भी कहते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बेयंसी एंड बेयंट फोर्स। फिर फ्लोटेशन के बारे में पढ़ना है आपको, फ्लोटेशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी किसी भी चीज पे, किसी भी लिक्विड पर, किसी भी फ्लूइड पे फ्लोट कैसे करती है, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पढ़ना है। फिर आगे पढ़ना है हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है। एंड देन यू हैव टू स्टडी अबाउट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। क्या पढ़ना है? डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे किस टॉपिक से? प्रेशर से, कि प्रेशर क्या होता है। लेट अस सपोज फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पे मैं अपने थंब से फोर्स लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं इस पर। और ये कैसा फोर्स है? एक परपेंडिकुलर फोर्स है। परपेंडिकुलर फोर्स मींस अगर कोई सरफेस है, लेट अस सपोज दिस इज एनी सरफेस, ये एक सरफेस है और इससे अगर 90 डिग्री पे कोई फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर फोर्स। क्या कहता है? परपेंडिकुलर फोर्स। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक सरफेस है आपका व्हाइट बोर्ड और इस पर मैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के 90 डिग्री से एक फोर्स लगा रहा हूं फ्रॉम माई थंब। ठीक है, तो क्या होता है कि ये एक प्रेशर डेवलप करता है, एक प्रेशर लगाता है। तो ये फोर्स, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये किस एरिया पे लग रहा है? जो ये मेरा थंब का एरिया है, द कॉन्टैक्ट एरिया, उसी पे लग रहा है। तो प्रेशर इसी चीज से डिफाइन होता है कि द परपेंडिकुलर फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, क्या होता है कि द परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट ऑन अ यूनिट एरिया ऑन अ बॉडी, यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, पावर को भी P से डिनोट करते हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है तो हम इसे P ही लिखेंगे, जब पावर की बात होगी तब हम वहां पे पावर को P से लिखेंगे। बट यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम फोर्स अपॉन एरिया कह रहे हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स की बात होती है, वो तिरछे वाले फोर्स की नहीं, जो इंक्लाइंड फोर्स लगता है उसकी बात नहीं होती है। दैट इज फिर आप जब 11th या 11th में ही शायद पढ़ेंगे उसे, किसी इंक्लाइंड फोर्स का पर 90 डिग्री निकालना, इसका कंपोनेंट निकालना आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो वो सब आगे की चीजें, अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं अपने थंब से ही इस व्हाइट बोर्ड पर एक फोर्स लगा रहा हूं परपेंडिकुलर, तो माय थंब डज नॉट गेट पेनिट्रेट टू दिस व्हाइट बोर्ड। बट अगर मैं जो थंब पिन आती है, आपने स्कूल में अपने देखा होगा, जो आपके बुलेटिन बोर्ड होते हैं या नोटिस बोर्ड होते हैं, तो एक थंब पिन आती है, उससे आपकी नोटिस वगैरह पेपर A4 शीट लगा दी जाती है उस पिन से। तो क्या होता है कि उस थंब पिन का जो टिप होता है, टिप काफी स्मॉल एरिया का होता है, काफी पतला होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। जब उसका सरफेस एरिया कम होता है तो वो क्या करता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो जब किसी चीज का सरफेस एरिया कम होगा तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट करेगा, एक्सर्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा? वो पेनिट्रेट हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जो ये फॉर्मूला है, इससे हम क्या देख सकते हैं कि जब भी हम एरिया को कम करेंगे, हमारा प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा।
यही तो होगा, बिकॉज हेयर वी कैन सी दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस एरिया पे आपका प्रेशर लग रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली, मतलब उस एरिया पे किस तरह से डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। दैट मीन्स अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम करेंगे देन प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे ही अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है जब फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही, ठीक है, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि जब एरिया स्मॉल होगा देन हमारा प्रेशर ज्यादा होगा, जब एरिया ज्यादा होगा देन हमारा प्रेशर कम होगा। अगर हम फोर्स को सेम रखें, देन क्या होगा कि ये हमारा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर एरिया के। अब यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। और डिनोट कैसे करते हैं, PA से, कैपिटल P स्मॉल a। सो द यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी पास्कल, SI यूनिट विल बी पास्कल, ठीक है। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। इज दिस क्लियर, ये चीज समझ में आई। नाउ क्या होता है कि पास्कल थोड़ी छोटी यूनिट होती है, तो इसकी हम एक बड़ी यूनिट लेते हैं, दैट इज किलो पास्कल। दैट मीन्स 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। ये सब रिलेशनशिप हम तब यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रेशर के। नेक्स्ट मैं आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया। और यहां पर किस फोर्स की बात होती है, परपेंडिकुलर फोर्स की बात होती है। किस फोर्स की बात होती है, परपेंडिकुलर फोर्स की बात होती है। अब आपको एक नया टर्म मिलता है यहां से, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट कुछ नहीं होता है, जो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक डस्टर है और इस पर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं, परपेंडिकुलर फोर्स मींस ऐसा फोर्स जो इस सरफेस के 90 डिग्री पे लग रहा है, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। इसी फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो हमारा एक नया डेफिनेशन आ जाता है कि प्रेशर इज द रेशियो ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया, और वी कैन ऑल्सो से दैट थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। अब जैसे कोई बॉडी है, उसका वेट होता है कुछ, आपने सबने पढ़ा है कि जो बॉडी का वेट होता है, तो वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो अ फोर्स। जो वेट होती है बॉडी की क्या होती है, वो भी एक तरह से फोर्स होती है। तो प्रेशर, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, तो जमीन पे मैं कितना प्रेशर लगा रहा हूंगा, कितना प्रेशर लग रहा होगा मुझसे इस फ्लोर पे। तो जो मेरा वेट है वो किस तरह से काम कर रहा है, एक तरह से फोर्स का ही काम कर रहा है। तो दैट वेट will be equal to that force, will be equal to the perpendicular force, will be equal to the thrust also, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई मुझसे कहे कि इस फ्लोर पे मैं कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू माई वेट अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ माई फुट। जो मैं अपने जूते से सरफेस एरिया में कवर कर रहा हूं, उस एरिया का क्या लेंगे हम, उस एरिया को डिनोमिनेटर में लेंगे। दैट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया हो जाएगा एट दैट मोमेंट, जब उस क्वेश्चन में कह रहा होगा कि मुझे अपना प्रेशर पता करना होगा फ्लोर पे, ठीक है। सो ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। जो हमारा वेट होता है वो एक तरह का फोर्स है, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। ये चीज याद रखना। 2-3 चीजें बता दिया है मैंने। पहला तो बताया है फोर्स के प्रेशर के ये डेफिनेशन के बारे में बताया, फिर फॉर्मूला बताया कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फिर बताया कि इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज आल्सो इक्वल टू पास्कल, एंड 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। और इसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स मीन समझ लो एक बार कि क्या होता है। जैसे समझ लो कि ये आपका सरफेस है, लेट अस सपोज दिस इज अ सरफेस, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वो यूं ऐसे लगेगा, ठीक है। या अगर आपका वर्टिकल सरफेस है, लेट अस सपोज दिस इज अ वर्टिकल सरफेस, तो फोर्स कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स यूं लगेगा इस साइड,
ठीक है, ये तिरछा वाला नहीं जो यहां से आ रहा है उसे नहीं लेंगे, दैट इज नॉट फॉर द प्रेशर। ठीक है, जो आगे पढ़ोगे आप इसका कंपोनेंट लेंगे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो लेंगे। अब लेट अस सपोज कोई कर्व्ड सरफेस है, कोई कर्व्ड सरफेस है, ये इस पर कैसे परपेंडिकुलर फोर्स पड़ेगा ये बताओ, इस पर कैसे परपेंडिकुलर फोर्स पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं, थोड़ा क्लियर दिखेगा। लेट अस सपोज देयर इज अ कर्व्ड सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस है हमारे पास, तो इस पर परपेंडिकुलर फोर्स कैसे पड़ेगा ये बताइए। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। जब भी हमारा कोई कर्व सरफेस बनता है, कोई कर्व लाइन बनती है, तो वो ढेर सारी छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनती है। क्या बनती है? छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनती है। तो जब भी कोई भी फोर्स पड़ेगा, लेट अस सपोज ये फोर्स आ रहा है, तो इस पॉइंट पर जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी जिससे मिलके ये बने हैं, ठीक है, तो जो छोटी वाली स्ट्रेट लाइन होगी उसके अगर परपेंडिकुलर जो फोर्स पड़ेगा ये, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन मिलके बनी होगी, तो जो सबसे छोटी सी लाइन जो है जिससे मिलके ये कर्व लाइन बनी है उसके परपेंडिकुलर अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई करूं इस पर, दैट फोर्स विल बी द परपेंडिकुलर फोर्स ऑन दिस कर्व सरफेस। तो इसका अगर हमें प्रेशर निकालना होगा, दैट मींस कि ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है अपॉन दैट सरफेस एरिया, जितने एरिया में वो लग रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो परपेंडिकुलर फोर्स मतलब समझ में आ गया होगा आपको, और प्रेशर मतलब भी समझ में आ गया होगा कि प्रेशर क्या होता है। नाउ एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे छोटा सा, इसमें हमें यह देखना है कि प्रेशर जो होता है वो एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, वो एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव वन ब्रिक, एक ब्रिक है मेरे पास, ठीक है, या लेट अस सपोज दो ब्रिक्स हैं, दोनों का वेट सेम है, दोनों का वेट सेम है, दोनों के डायमेंशंस सेम है, दोनों का वेट सेम है। ठीक है, पहले एक ब्रिक की बात करते हैं जो इस तरह से रखा हुआ है, लेटरल पोजीशन में रखा है। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज अ ब्रिक जो कि लेटरल पोजीशन में रखा है। फिर दूसरे ब्रिक की बात करते हैं जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, जो स्टैंडिंग पोजीशन में है। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस ब्रिक एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस ब्रिक। दोनों के वेट सेम है, दोनों के डायमेंशन सेम है। क्या होता है, क्या हमने पढ़ा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हेयर द फोर्स विल बी सेम। व्हाई द फोर्स विल बी सेम? बिकॉज द वेट ऑफ बोथ टू ब्रिक्स आर इक्वल। दोनों का वेट जो है वो सेम है। जब वेट सेम है तो जाहिर सी बात है फोर्स जो अप्लाई करेंगे वो भी सेम होगा। तो इसे हम यहां पे कांस्टेंट मान लेते हैं, दैट फोर्स इज अ कांस्टेंट। नाउ यहां पर जो सरफेस एरिया कवर हो रहा है वो क्या हो रहा है? जो सरफेस एरिया कवर हो रहा है दैट इज दिस L इंटू बी, यही तो। ठीक है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा सरफेस एरिया है, ये ज्यादा सरफेस एरिया। लेट अस सपोज दिस A1 इज मोर। ठीक है, द एरिया ऑफ दिस ब्रिक इज ग्रेटर देन द एरिया सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्रिक, बिकॉज यहां पे आपका इन दोनों का सरफेस एरिया क्या है? इसका सरफेस एरिया कम होगा, बिकॉज ये क्या कवर कर रहा है? देखो ये सिर्फ इतना ही एरिया कवर कर रहा है, सिर्फ इतना ही एरिया कांटेक्ट में है। यहां पे कितना एरिया कांटेक्ट है? यहां पे ये पूरा एरिया कांटेक्ट में है। दैट मींस यहां पे क्या हो रहा है कि आपका एरिया ज्यादा है। अभी मैंने बताया था कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया के या एरिया ऑफ कांटेक्ट के। यहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? ज्यादा है। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। प्रेशर क्या होगा? कम होगा। दैट मींस अगर मैं कोई ऐसा ब्रिक लेता हूं, कोई ब्रिक लेता हूं, उसे मैं लेटरल पोजीशन में, इस पोजीशन में, इस टेबल पे रखता हूं, तो वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा ही सेम वेट का ही या उसी ब्रिक को ही मैं इस पोजीशन में रखता हूं, स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में रखता हूं, तो क्या होगा कि इसका एरिया क्या होगा? वो कम होगा। जब एरिया कम होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। यहां पर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, दैट मींस दोनों के वेट सेम है, वो दोनों चीजें कांस्टेंट है। एरिया की बात हो रही है, A2 एरिया। तो ये A2 एरिया क्या है? कम है। जब A2 एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा। तो यही चीज मुझे समझानी थी आपको कि जब भी हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रखते हैं
अब फ्लोर पे या किसी भी चीज पर, किसी भी सरफेस पे जब उसका सरफेस एरिया कम होता है तो उसका प्रेशर उस टाइम पर ज्यादा एक्सर्ट कर रहा होता है। इसीलिए आप जब भी देखते होंगे, आप डेजर्ट में देखिए, डेजर्ट में क्या होता है कि कैमल्स वहां बहुत ज्यादा चलते हैं, कैमल्स ही वहां पे सरवाइव कर पाते हैं। फर्स्ट रीजन तो आपको पता ही है कि क्या है, कि फर्स्ट रीजन है कि वहां पे वो पानी वगैरह की बहुत कमी होती है, तो वो अपने हम्प में स्टोर कर लेते हैं, इस वजह से वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव करें। सेकंड रीजन क्या है, उनकी जो कैमल्स का जो फुट होता है वो काफी पैडी फुट होता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है कैमल्स के जो फुट होते हैं अदर एनिमल्स से अगर कंपेयर करें तो। जैसे डॉग्स हो गया, डॉग अगर कोई है तो वो डेजर्ट में नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि जो डॉग्स के फुट का सरफेस एरिया होता है वो काफी कम होता है। जब कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होगा, जब ज्यादा प्रेशर होगा तो वो अगर रेगिस्तान में अपने पैर रखेगा तो वो प्रेशर ज्यादा लगेगा, वो अपने पैर उसी में धंसा देगा, अंदर निकल ही नहीं पाएगा। बट कैमल का क्या होता है, कैमल के फुट्स काफी पैडी फुट्स होते हैं। पैडी फुट्स मींस काफी चौड़े होते हैं और काफी स्पॉन्जी होते हैं। तो क्या होता है कि जब वो अपने प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब जब सरफेस एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, जब सरफेस एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, तो जब उसमें अपने रेगिस्तान में पैर रखेगा तो ज्यादा नीचे उसका पैर धंसेगा नहीं अंदर, उसको वॉक करना आसान रहेगा। तो कैमल इसीलिए वहां पे ज्यादा सरवाइव करते हैं डेजर्ट में। और भी एग्जांपल्स हैं प्रेशर के। एक और काफी पॉपुलर एग्जांपल है, नाइफ का एग्जांपल है। अब देखिए नाइफ में क्या होता है, चाकू का एक एज क्या होता है, काफी शार्प होता है, एक एज काफी ब्लंट होता है। ठीक है, ब्लंट मींस मोटा होता है। तो अगर आप उस वाले जिधर की तरफ शार्प नहीं है उससे आपको काफी कठिनाई होती है, क्या नाम है, उसको काटने में। कोई भी चीज, लेट अस सपोज आपको एप्पल कट करना है तो यू विल फील वेरी डिफिकल्टी इन व्हाइल कटिंग द एप्पल विद द ब्लंट एज ऑफ द नाइफ। ब्लंट एज से अगर आप कट करेंगे तो आपको काफी कठिनाई महसूस होगी। लेकिन क्या होता है कि जो शार्प एज है उससे नहीं होगी, तुरंत कट जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो शार्प एज है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, काफी कम होता है। जो शार्प एज है नाइफ का, लेट अस सपोज दिस इज अ नाइफ, लेट अस सपोज दिस इज अ नाइफ, तो ये मान लेते हैं कि ये इसका शार्प एज है। तो शार्प एज से कट करना इसीलिए आसान होता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया काफी कम है। अब जब सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो उसका प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, सेम फोर्स से हमें ज्यादा प्रेशर मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है कि सरफेस एरिया ज्यादा है तो सेम फोर्स लगाएंगे लेकिन प्रेशर उतना नहीं मिलेगा। दैट्स वाई वी यूज शार्प एज नाइफ। ऐसी नाइफ हम लेते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम नाइफ वगैरह खरीदते हैं तो उसका एज देखते हैं कि कितना शार्प है। और एग्जांपल्स हैं काफी पॉपुलर। अच्छा, एक चीज और, अगर कोई फोर्स स्मॉल एरिया पे, अगर कोई सेम फोर्स, यही चीज बताई थी मैंने, अगर कोई सेम फोर्स है, अगर वो स्मॉल एरिया पर अप्लाई किया जा रहा है, कोई फोर्स है वो स्मॉल एरिया पे अप्लाई किया जा रहा है, तो इट विल प्रोड्यूसेस वेरी मच प्रेशर। ठीक है, अगर कोई फोर्स है दैट इज अप्लाइड ऑन अ स्मॉल एरिया, इट प्रोड्यूसेस लार्ज फोर्स। लेकिन अगर वही फोर्स लार्ज एरिया में अप्लाई किया जा रहा है देन इट विल प्रोड्यूसेस स्मॉल प्रेशर। यही चीज बतानी थी, छोटी सी थी, थोड़ा सा मुझसे आगे पीछे हो गया था। ठीक है, यूनिट बता दिया, सब कुछ बता दिया था। और एग्जांपल देखते हैं इसके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ट्रैक्टर के टायर्स आपने देखे होंगे, ट्रैक्टर के टायर्स देखे होंगे, काफी चौड़े चौड़े होते हैं, बड़े बड़े से। क्या होता है कि ट्रैक्टर्स आर यूजुअली यूज्ड इन द ऑफ रोड एरियाज। ऐसे एरिया में यूज होता है जहां पर रोड कंस्ट्रक्टेड नहीं होते हैं, काफी दलदल वाली जमीन, जो मडी एरिया होते हैं वहां पे यूज होता है, या कि हमें सिंचाई विचाई करना होता है वहां पे यूज होता है। तो क्या होता है कि अगर उसका जो ट्रैक्टर का टायर है उसका सरफेस एरिया हम ज्यादा नहीं रखेंगे, अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा नहीं रखेंगे, सरफेस एरिया कम रखेंगे, तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो टायर उसका धंस जाएगा, उसी दलदल में निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, ज्यादा चल ही नहीं पाएगा उसमें ठीक से। ठीक है, तो इसीलिए हम ट्रैक्टर में क्या यूज करते हैं, चौड़े चौड़े टायर्स यूज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो आसानी से ऐसे रोड्स पे चल सकता है जहां पे कीचड़ ज्यादा होता है, या जहां पे सिंचाई कर, जहां पे दलदल वलदल होती है। ठीक है, जहां पे पानी वानी ज्यादा होता है वहां पे वो काफी आराम से चल लेता है ट्रैक्टर। इसीलिए वहां पे हम यूज करते हैं चौड़े टायर्स ट्रैक्टर्स के, इसीलिए चौड़े टायर्स यूज कर सकते हैं। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर। ठीक है,
कि हम प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं। एक और तरीका है प्रेशर को कम करने का, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल बैग है, स्कूल बैग में आप क्या देखते हैं, जो आपके स्ट्रैप्स होते हैं कंधे पे टांगने वाले, वो क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। आपका बैग भारी हो गया, अगर आप पतले स्ट्रैप्स यूज करेंगे तो वो आप कंधे पे टांगेंगे अपने बैग को, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, कंधे में दर्द होगा। तो इसलिए चौड़े चौड़े पट्टे होते हैं बैग के आपके, जिससे क्या हो कि प्रेशर कम हो जाए। जब प्रेशर कम होगा तो आपको ज्यादा कंधे में दर्द नहीं होगा। दैट्स वाई उसकी पट्टी काफी चौड़ी यूज होती है। इज इट क्लियर? तो हमने आज देख लिया प्रेशर के बारे में, देख लिया, काफी सिंपल है। फोर्स अपॉन एरिया और थ्रस्ट अपॉन एरिया। फोर्स वहां पे परपेंडिकुलर फोर्स होगी, कभी नहीं भूलेंगे। कभी भी कोई पूछे कौन सी फोर्स, तो बताना परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। उसी परपेंडिकुलर को फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द प्रेशर। कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेंगे उसके बाद एक हम पढ़ेंगे बेयनसी के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।